हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको 3 टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो लेक्चर में। एक है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप या बीएच कर्व, दूसरा है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थर्ड वन है टैप चेंजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप से, बीएच कर्व से। ओके, तो बीएच कर्व क्या होता है एक्चुअली? कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है ना, तो उसकी स्टडी करते हैं बीएच कर्व के थ्रू कि हाउ इट इज़ वर्किंग, मतलब करंट के अकॉर्डिंग कैसे ये सारी चेंजेस आ रहे हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल में, ये देखते हैं बीएच कर्व में। ठीक है, तो ओके, सो बीएच कर्व मतलब बी फॉर फ्लक्स डेंसिटी, एच फॉर फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो बी एंड एच के बीच में हम प्लॉट करने वाले हैं और वो प्लॉट को की स्टडी कहते हैं बीएच कर्व। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पता है, आप सभी को पता होगा कि फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या। फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स अपॉन ये पर यूनिट एरिया, है ना। सो और फिर फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल रहता है उसमें जितना उसका स्ट्रेंथ रहता है, जितना उसका पावर रहता है फील्ड क्रिएट करने का, वो कहलाता है फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कर्व पे हम बी एच प्लॉट करेंगे और फिर वही स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, अब सपोज कोई एक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसमें मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, अगर वो, है ना, वो अनमैग्नेटाइज्ड है, डीमैग्नेटाइज्ड है, अगर वो मतलब मैग्नेटाइज हुआ ही नहीं है वो, है ना, एकदम न्यूट्रल है जब स्टार्टिंग में कोई मटेरियल, तो मैग्नेटाइज नहीं हुआ मतलब एच की वैल्यू जीरो रहेगी, बी की वैल्यू जीरो रहेगी, है ना। मतलब वो कहाँ पे रहने वाला है? ओरिजिन पे रहने वाला। अब जैसे ही आप करेंट इंक्रीज करोगे या करेंट फ्लो कराना शुरू करोगे इस मटेरियल पे, तो होगा क्या? करेंट बढ़ने के साथ साथ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मतलब फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ता है वैसे वैसे क्या होना है? फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और फिर करंट और फील्ड स्ट्रेंथ का भी डायरेक्टली रिलेशन रहता है। जितना कि आप करेंट की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे उसके प्रोपोर्शनली आपका जो फील्ड स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होगा, है ना। तो इनिशियली बी एंड एच कहाँ पे है? 0 0 पे है। ठीक है, अब इस पॉइंट से क्या होना है? जैसे आप करंट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे लीनियरली ये जो कर्व है वो बढ़ेगा। तो ये कर्व कहाँ से बढ़ रहा है? ये वाले लाइन से, जो डैश डैश वाला लाइन दिख रहा है ब्लू वाला, जिसमें ये ऑरेंज वाला लाइन मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ से ऐसे ये इंक्रीज होते होते कैसे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये लीनियर रिलेशन बता रहा है करेंट का फील्ड स्ट्रेंथ के साथ, करेंट का फ्लक्स डेंसिटी के साथ। ठीक है, मतलब जैसे आप करंट बढ़ा रहे हैं वैसे ही फील्ड स्ट्रेंथ, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही और वैसे ही फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। ओके, अब होगा क्या? एक ऐसा पॉइंट भी आता है, आप जैसे करंट इंक्रीज करो किसी मटेरियल में तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जिस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर मटेरियल में फ्लक्स की वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, मतलब एक लिमिट पे वो रुक जाती है। ठीक है, तो ये होगा क्या? धीरे 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 फ्लक्स बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अब इस पॉइंट पे आकर के क्या होना है? फ्लक्स स्टॉप हो जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर मटेरियल से फ्लक्स अब और आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, अब होना क्या है? आइडियली अगर हम सोचें तो अगर हमने किसी मटेरियल पे करंट की वैल्यू बढ़ाई है, करंट की वैल्यू बढ़ाई है तो क्या और अगर उस पर्टिकुलर मटेरियल, सेम मटेरियल में अगर हम वो वैल्यू जो बढ़ा करके रखी, जो करंट की वैल्यू बढ़ा के रखी, वो अगर हम डिक्रीज कर दें, है ना, तो डिक्रीज कर दे तो जो उसको पाथ फॉलो करना चाहिए, आइडियली इट शुड पाथ फॉलो द सेम पाथ। ये वाला जो लाइन है ना, ये डैश डैश वाला ब्लू, इसी लाइन को उसको फॉलो करना चाहिए अगर आप डिक्रीज करो करंट को तो उसमें। ठीक है, बट यहाँ पे वैसा होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर जब आप करंट की वैल्यू रिड्यूस करोगे तो ये फिर दूसरा पाथ फॉलो करता है इस तरह से, यहाँ पे ये वाला पाथ, ये वाला पाथ। ठीक है, अब ये पाथ फॉलो करते 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 पहुंच गया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं ये कौन सा पॉइंट पहुंचा? ये पॉइंट पे करंट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, और करंट की वैल्यू जीरो है तो आइडियली वी शुड से कि अगर करंट की वैल्यू जीरो है उस मटेरियल में तो फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो होना चाहिए और फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो होना चाहिए, है ना। आइडियली इट शुड बी, अगर आई जीरो है मतलब एच भी जीरो होना चाहिए एंड बी भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, बट अगर हम इस पॉइंट की स्टडी करें तो इस पॉइंट पे क्या है? करंट जीरो हो गया, ओके, बट और आपका एच भी जीरो हो गया, बट जो फ्लक्स डेंसिटी है वो जीरो नहीं है। बिकॉज ये देखिए,
ओरिजिन यहाँ से है और ओरिजिन से कुछ ऊपर बी पॉइंट पे ये अभी आए हैं, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपने करंट जीरो कर दिया, बट स्टिल देर इज सम मैग्नेटिज्म इन दैट मटेरियल, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से क्या है, उस मटेरियल में अभी भी फ्लक्स डेंसिटी है, कुछ ना कुछ अमाउंट में फ्लक्स डेंसिटी अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मिल रहा है, तो ये जीरो से लेकर के बी तक ये जो पूरी वैल्यू है, ये कहलाती है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब रिटेंटिविटी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जो उस पर्टिकुलर मटेरियल में जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको रिटेन करके रखता है, या फिर बोलना चाहिए उसकी मैग्नेटिज्म जो है उसको रिटेन करके रखता है, उसको कहते हैं रिटेंटिविटी, या कह सकते हैं दूसरे वर्ड में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रखता है उस मटेरियल, ठीक है। तो वो कहलाता है रिटेंटिविटी। फाइन। अब क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से अब हमको मतलब ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह गया है इस मटेरियल में, वो हमको नहीं चाहिए, मतलब वी हैव टू रिड्यूस इट टू जीरो, मतलब वो हमको जीरो बनाना है, ठीक है। तो अब वो जीरो बनाना है तो कैसे करना है, तो इस पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराना शुरू करते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो क्या कि जो ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह गया है मटेरियल में, वो गायब हो जाए उसके लिए, ठीक है। तो अब ये फ्लो कराया हमने करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब बढ़ा रहे हैं करंट को, बढ़ा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे यू विल गेट दी जीरो फ्लक्स डेंसिटी, बट यू आर हैविंग सम फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा, इस पॉइंट पे आपका फ्लक्स डेंसिटी जीरो तो है, बट इस पॉइंट पे आपको फील्ड स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ सम अमाउंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जीरो से लेकर के सी तक का ये जो पॉइंट है, ये कहलाता है कोएर्सिव फोर्स। कोएर्सिव फोर्स मतलब मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उस मटेरियल में फ्लक्स फील्ड स्ट्रेंथ कुछ रहता है, बट उसकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो जीरो हो जाती है। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसकी वजह से फील्ड स्ट्रेंथ जीरो तो हो गया है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी आई एम सॉरी फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो गया है, बट स्टिल फील्ड स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कोएर्सिव फोर्स, कोएर्सिविटी। या फिर कोएर्सिविटी मतलब वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिस प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाती है, बट स्टिल कुछ फील्ड स्ट्रेंथ रह जाता है, ठीक है। अब अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा ही रहे हैं, तो आगे भी ऐसे बढ़ते जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, है ना। तो अब ये बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, अब इस पॉइंट के बाद से, अब इस पॉइंट के बाद से जब करंट आगे बढ़ते जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फील्ड स्ट्रेंथ और फ्लक्स डेंसिटी वो भी बढ़ते जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब सेम यहाँ पे क्या होना है, अगेन एक पॉइंट ऐसा आना है जहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट रहेगा। सेचुरेशन पॉइंट रहेगा मतलब आप करंट बढ़ाएंगे भी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर भी आपका जो फ्लक्स है वो नहीं बढ़ेगा, ओके। तो ये आया सेचुरेशन पॉइंट, पॉइंट डी पे, ओके। अब सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद क्या करना है, करने वाले हैं अगेन, अब उसको हम क्या कर रहे थे, अभी करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा रहे थे, अब हम करंट को इंक्रीज करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद फिर हम क्या करें, करंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करते करते फिर हम पहुंच गए पॉइंट ई में, ठीक है। पॉइंट ई में आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट ई में आपको मिला जो आपकी जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है वो कुछ है, मतलब कुछ मौजूद है फ्लक्स डेंसिटी, बट जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम्प्लीटली जीरो हो गया, ठीक है। तो अगेन ये कौन सा पॉइंट हुआ, जीरो से ई वाला कौन सा पॉइंट हुआ, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का केस हुआ, ठीक है। जीरो से ई वाला जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब रिटेंटिविटी पॉइंट हुआ जीरो से ई वाला, ठीक है। अब अगेन क्या होना है, करंट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ ही रहा है, अब बढ़ते बढ़ते फिर वो पहुंच जाएगा, हाँ। अब यहाँ से इस पॉइंट से हम क्यों बढ़ाएंगे करंट को, ताकि हम ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो कर सकें। तो ये बढ़ते हुए फिर चला जाएगा पॉइंट एफ पे। अब पॉइंट एफ में क्या होना है, फ्लक्स डेंसिटी तो आपकी जीरो हो गई, बट फील्ड स्ट्रेंथ अभी भी है ना। सो ये इन दिस वे ये जो है आपका बी एच कर्व वो इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। अब बी एच कर्व में दो मेन पॉइंट्स हमको ध्यान पे रखने को होते हैं, एक होता है रिटेंटिविटी, दूसरा होता है कोएर्सिविटी। रिटेंटिविटी कौन सा क्या है, रिटेंटिविटी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मटेरियल में
रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, बट फ्लक्स जो फील्ड स्ट्रेंथ है मटेरियल का वो पूरा जीरो हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी में क्या होता है कि मटेरियल की फील्ड स्ट्रेंथ तो जीरो हो जाती है, मतलब उसका जो फ्लक्स है वो कम्प्लीटली जीरो हो जाता है, बट जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कुछ अमाउंट में रहता है, ठीक है। तो ये जो दो टर्म्स है, रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपका BH कर्व का, ठीक है। ओके, अभी फिर ये खाली ये पूरा पॉइंट 0 से लेकर के A, फिर B, C, D, E, F, ये पूरे पॉइंट्स है ना, इसी को ये आगे ये कुछ लाइंस में, ये कुछ लाइंस में इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप को। फाइन, नेक्स्ट फिर आपको रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी का भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका BH कर्व या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसमें हमको सिर्फ यही समझना है कि कैसे किसी मैग्नेटिक मटेरियल में करंट के इंक्रीज होने से, उसके इंट्रोड्यूस होने से कैसे उसमें B और H की वैल्यू उसकी अकॉर्डिंगली चेंज होती है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ हमने कहाँ से पढ़ लिया, ये BH कर्व से हमने पढ़ लिया, ठीक है। ओके, सेकेंड टॉपिक है फिर हमारा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, देखिए नॉर्मली हम पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं सिंगल फेज, मतलब किसी का भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज़ करें तो उसके पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं। इंस्ट्रूमेंट नहीं कहना चाहिए, मतलब मशीन्स बोलना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं हम कहीं पे, ट्रांसफार्मर का यूज़ कब रहता है हमको अपने पावर सिस्टम में, जब हमको कोई पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू स्टेप अप करनी है या स्टेप डाउन करनी है, उस केस में बेसिकली हमको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर देखिए जैसे मैंने एक सिंपल एक सिस्टम लिया, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, यहाँ पे कुछ सपोज ट्रांसफार्मर है, फिर ये आगे ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो ट्रांसफार्मर है किससे किससे कनेक्ट है, इधर वाले लाइन से और इधर वाले लाइन से कनेक्ट है। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपको मतलब सब समझने के लिए सिर्फ आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये सपोज एक ट्रांसफार्मर हुआ, तो वो कहाँ से कनेक्ट है, इधर लाइन से कनेक्ट है, इधर के लाइन से भी कनेक्ट है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, एक मीडियम है जो इधर के पावर को ट्रांसफर कर रहा है इस साइड पे। फाइन, अगर सपोज ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया या इसके कुछ पार्ट ऑपरेट नहीं कर रहे हैं बराबर से, तो क्या होना है कि हमको प्रॉब्लम होगा ना, मतलब जो हम ये जो ऑपरेट करें, पूरा लाइन ऑपरेट कर रहे हैं, इधर का लाइन ऑपरेट कर रहे हैं, हमको जिधर जो पर्टिकुलर लोड हमको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। बट अगर ये ख़राब हो गया, ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो गया या उसके कुछ वर्किंग पार्ट जो है या जो भी वो काम नहीं कर रहा है, तो लॉस किसको होना है, हमको होना है, जो उस मतलब गवर्नमेंट को होना है इनडायरेक्टली, क्योंकि है ना। तो वो क्या है, वो फिर सही नहीं है ना कि अगर हम जब ये सारा कुछ इतना बड़ा बड़ा सब ऑपरेट करते हैं तो उसका कुछ तो ऑल्टरनेट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो पैरेलल ऑपरेशन यूज़ किया है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, वो मतलब सप्लाई को कहीं ब्रेक ना हो, कंटिन्यूस सप्लाई मिले लोड को, इसके लिए यूज़ करते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स पढ़ रही हूँ, ठीक है। By parallel operation of single phase transformer, we mean 2 or more transformers are connected to the same supply bus bars on the primary side and to the common bus bar load on the secondary side, ठीक है। Such a requirement is frequently encountered in practice. जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली कनेक्शन के बारे में बता रहा है कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ये दो ट्रांसफार्मर ले लिया, ट्रांसफार्मर ए और ट्रांसफार्मर बी, ठीक है। ये वाला है प्राइमरी साइड है जहाँ से ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है ना, प्राइमरी बस बार है। ये हुआ सेकेंडरी बस बार है। अब प्राइमरी बस बार से क्या होना है, ट्रांसफार्मर की सप्लाई मिलनी है और फिर ये अपना पावर ट्रांसफर करके किसको देना, सेकेंडरी साइड को देना या लोड साइड को देना है, ठीक है। तो होना क्या, अगर हम दो ट्रांसफार्मर पैरेलली यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ये पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे। देखिए ये सपोज ये प्लस माइनस का साइन है, ये है ना, तो प्लस से ये कनेक्ट है, माइनस से ये कनेक्ट है। वैसे ही दूसरा ट्रांसफार्मर का प्लस से ये कनेक्ट है, माइनस, तो मतलब दोनों के दोनों ट्रांसफार्मर सेम नोड से कनेक्ट है, मतलब दे आर इन पैरेलल। सिमिलरली सेकेंडरी में भी क्या होना है, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये लोड साइड पे पैरेलल में कनेक्ट, तो ये हुआ पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर अगर लिया है तो उसका पैरेलल कनेक्शन कैसे करना है वो हुआ, ठीक है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है फिर कि हमको ज़रूरत क्यों पड़ी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की,
कि हमको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है उनको पैरेलल ऑपरेशन क्यों करना पड़ रहा है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी नीड क्यों पड़ी, ठीक है। तो उसका कारण ये है, फर्स्ट पॉइंट लिखा यहाँ पे, इफ वन ट्रांसफार्मर फेल्स द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई कैन बी मेंटेन थ्रू अदर ट्रांसफार्मर्स। ये क्यों होता है ना कि अगर देखिए, अगर हमारे पास दो ट्रांसफार्मर रखे हैं, कनेक्ट करके रखा है हमने, है ना, दो ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं, तो होगा क्या, अगर दोनों में से एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया या जो भी कुछ उसमें दिक्कतें आ गई, तो होगा क्या कि अगर हमारे पास दूसरा ट्रांसफार्मर रहेगा तो हम अपने कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई में हम ब्रेक नहीं लगा सकते, मतलब ब्रेक नहीं लगेगा। दूसरा ट्रांसफार्मर जो है वो काम में आ जाएगा, पहला वाले को रिपेयर में डाल देंगे, दूसरा वाला ट्रांसफार्मर को यूज कर लेंगे। तो इसके लिए मतलब कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई के लिए हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड है फिर when the load on the substation becomes more than the capacity of the existing transformer, another transformer can be added in parallel। देखिए होता क्या है, पावर सिस्टम में लोड जो रहता है, लोड मतलब क्या, जो लोगों की मतलब लोड मतलब क्या हुआ, जो आउटपुट जो रिक्वायरमेंट हो रहा है। अब देखो कोई भी एक जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन से होगा क्या, पावर ट्रांसफर होगा, जनरेट होकर के ट्रांसफर होकर फिर कहाँ कहाँ जाना है, जहाँ जहाँ पे नीड है, जहाँ कहाँ पे नीड रहता है हमको, हमारे घर में चाहिए, हमारे स्कूल में चाहिए, कॉलेज में चाहिए, बाकी कोई फैक्ट्रीज है वहाँ पे चाहिए, ऐसे ऐसे जगह पे, है ना। तो अगर अचानक से लोड बढ़ गया, लोड कैसे बढ़ेगा, अब जैसे आपने अगर आपके घर में जैसे फैन चल रहा है, कूलर चल रहे हैं ना, अब गर्मी का मौसम जैसे आता है तो होता है क्या, एसी वगैरह यूज़ करने लगते हैं, तो एसी वगैरह यूज़ करने लगते हैं, तो क्या एसी को ज़्यादा पावर चाहिए होता है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही अचानक से लोड बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर इंडस्ट्री की बात करें तो अगर इंडस्ट्री में कुछ रिक्वायरमेंट हो गया ऐसा, तो वहाँ पे लोड बढ़ गया, है ना। तो वो लोड जो बढ़ गया, तो अब वो लोड जब उनको चाहिए तो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा ना। तो उसको फुलफिल कैसे करेंगे, तो उसमें होता क्या है, अगर पैरेलल ऑपरेशन हो रहा है तो पैरेलल ऑपरेशन से होगा क्या है, दो ट्रांसफार्मर जब यूज करेंगे तो कुछ पोर्शन ऑफ लोड एक ट्रांसफार्मर दे सकता है, कुछ पोर्शन ऑफ लोड दूसरा ट्रांसफार्मर दे सकता है। तो इस तरह से वहाँ पे दोनों डिवाइड करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो ये दूसरा रीजन हुआ कि वाई हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, एनी ट्रांसफार्मर कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस सर्किट फॉर रिपेयर और रूटीन मेंटेनेंस विदाउट इंटरप्टिंग द सप्लाई टू द कंज्यूमर। अब देखिए इंडस्ट्रीज में होता क्या है, प्लांट्स में देखा होगा, अगर आपने विजिट किया होगा तो, कि वहाँ पे मतलब जहाँ पे भी हम ट्रांसफार्मर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सबका कुछ रूटीन टेस्ट या कुछ ऐसा चलते रहता है, ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस जो भी ऐसा चलते रहता है। तो सपोज अगर कोई एक ट्रांसफार्मर जो है रिपेयर के लिए चला गया, उसका कोई एक पार्ट खराब हो गया, तो अगर एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो दूसरा वाला ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं हम, है ना, उसकी जगह पे, तो उसके लिए यूज़ होता है तीसरा। ओके, तो यहाँ पे था नीड फॉर पैरेलल ऑपरेशन इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब कंडीशंस भी रहती है, समटाइम्स आपको 3 या 4 मार्क में कंडीशंस पूछेगा कि क्या, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऐसा। तो उसके लिए है, फर्स्ट पॉइंट लिखा जैसे, ट्रांसफार्मर शुड बी प्रॉपर्ली कनेक्टेड विद रिगार्ड टू देयर पोलैरिटी, मतलब पोलैरिटीज को ध्यान पे रखते हुए ट्रांसफार्मर्स को कनेक्ट करना है। पोलैरिटीज मतलब प्लस माइनस जो साइन, मतलब वो चीज़ें ध्यान पे रखना है ना। जैसे यहाँ पे जैसे ये कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये सपोज ट्रांसफार्मर का ये वाला प्लस पॉइंट है और ये वाला माइनस, तो सही में सही से कनेक्ट हुआ है। अगर ये ट्रांसफार्मर का ये प्लस होता और ये माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, तो उसको हमको सही करना है ऐसा, ठीक है। तो वो पोलैरिटी चेक करके कनेक्शन करना होता है, ठीक है। फिर है द वोल्टेज रेटिंग एंड वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी द सेम। मतलब अगर दो ट्रांसफार्मर ले रहे हो तो दोनों ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेटिंग है वो, और जो वोल्टेज रेशियो मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी वाला जो रेशियो हम निकालते हैं, है ना, वो सेम होना चाहिए। फिर है पर यूनिट और परसेंटेज इंपेडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल। देखिए ट्रांसफार्मर्स के जो इम्पिडेंस वैल्यूज जो होते हैं, है ना, तो पर यूनिट वैल्यू आपने शायद पावर सिस्टम में पढ़ा होगा, पर यूनिट वैल्यू एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू जो हम निकालते हैं पर यूनिट वैल्यू, है ना। तो पर यूनिट या फिर परसेंटेज इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी सेम, दोनों ट्रांसफार्मर के जो पर यूनिट वैल्यूज है इम्पिडेंस वाले वो सेम होने चाहिए। फिर है फोर्थ वन, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी सेम, मतलब x/r रेशो, ठीक है। रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं x से, रेजिस्टेंस को r से, तो x/r रेशो शुड बी सेम ऑफ फॉर बोथ द ट्रांसफार्मर्स, ठीक है।
सेम यहाँ पे कंडीशंस दिए हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए। फर्स्ट है पोलैरिटी ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी सेम। सेकंड है आइडेंटिकल प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज रेशियो, जो आपको सिंगल फेज के लिए भी बोला है। इम्पीडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द केवीए रेटिंग, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान पे रखनी है थ्री फेज के लिए। इम्पीडेंस है वो केवीए रेटिंग्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। सेम। फिर फोर्थ वन हुआ X/R रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए कंडीशंस हो गए थ्री फेज का, ये का सिंगल फेज का। और ये नीड हुआ कि क्यों हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो यही है आपका पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए दिस मच ओनली, ठीक है।